हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने थर्ड चैप्टर का एक टॉपिक कंप्लीट किया था जिसका नाम था निषेचन। निषेचन की परिभाषा की थी अपन ने, और निषेचन की पूरी प्रक्रिया संपन्न 4 चरणों में होती है। उन चारों चरणों के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। ये 4 चरण कौन कौन से किए थे? सबसे पहला चरण अपन ने किया था परागकणों का अंकुरण। दूसरा चरण था पराग नलिका की वृद्धि। तीसरा चरण था पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। चौथा चरण था पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। तो किस किस प्रकार से निषेचन के समय पर घटनाएं होती है और उसके बाद में पराग नलिका अंत में जाकर के भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद में प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने के बाद में लास्ट में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, अगले टॉपिक से रिलेटेड चीजें बता दी थी कि प्रवेश करने के बाद में पराग नलिका जो होती है वो एक सहायक कोशिका की पार्श्व से गुजर रही है। तो सहायक कोशिका की कोशिका द्रव्य के संपर्क में आते ही उसका शीर्ष वाला भाग जो होता है वो टूट जाता है, वहां पर छिद्र का निर्माण हो जाता है और उस छिद्र से होते हुए दोनों नर युग्मक जो पराग नलिका में थे वो दोनों नर युग्मक भ्रूण कोश के अंदर आ जाते हैं। अब दोनों नर युग्मक भ्रूण कोश में आने के बाद में उन दोनों नर युग्मकों का आगे क्या होना है, होना क्या है? जाहिर सी बात है निषेचन होना है, मगर यहाँ पर युग्मक 2 हो गए, नर युग्मक 2 हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों नर युग्मक 2 अलग अलग कोशिकाओं से जाकर के संलयित होंगे, जिसे अपन निषेचन कहते हैं। या 2 बार निषेचन होता है तो उसे अपन दोहरा निषेचन कहते हैं। तो अगला टॉपिक जो अपन पढ़ रहे हैं निषेचन कैसे होता है ये अपन ने पढ़ लिया। अब आवर्तबीजी पादपों में निषेचन की क्या खास बात है, किस प्रकार का निषेचन होता है, निषेचन के बाद में क्या बनता है, उसके बारे में अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा जिसका नाम है द्विनिषेचन। द्विनिषेचन व त्रिक संलयन। द्विनिषेचन व त्रिक संलयन, डबल फर्टिलाइजेशन व ट्रिपलेट फ्यूजन। परीक्षा के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं, कंपटीशन एग्जाम जो होती है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें अपन तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछ जाते हैं। टॉपिक कोई बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है और इसकी लगभग बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि अपना मेन वीडियो जब स्टार्ट होता है तो उससे पहले उस वीडियो से रिलेटेड चीज़ें जो होती है पिछले वीडियो के अंदर थोड़ी थोड़ी मैं आपको बताता जाता हूँ, कि जिससे आपके जब अपन उस टॉपिक के अंदर विस्तृत अध्ययन करने पहुँचते हैं तो आपको कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि पहले से छोटी छोटी चीज़ें आपको मैं बता चुका होता हूँ। तो छोटा सा टॉपिक है, आज के इस वीडियो में इजीली पूरा हो जाएगा अपना। तो करते हैं अपन, देखो द्विनिषेचन व त्रिक संलयन। द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन, नाम से पता चल रहा है कि 2 बार निषेचन होना। और त्रिक संलयन का मतलब 3 चीजों का संलयन होना। त्रिक का मतलब 3। अब संलयन किसमें होता है? संलयन का मतलब मिक्स होना। निषेचन की परिभाषा में मैंने आपको बताया था, संलयन नर और मादा युग्मकों का संलयन होना निषेचन था, यानी नर और मादा युग्मक आपस में जब मिल जाते हैं तो वो संलयन था। अब त्रिक संलयन देखो, नर और मादा युग्मक तो 2 ही थे और युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, अपन को पता है अगुणित कोशिका है, तो 2 अगुणित कोशिकाओं का संलयन हो जाता है तो जो कोशिका बनती है नहीं वो कौन सी होती है? द्विगुणित। अगुणित 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 को अपन n से दर्शाते हैं और द्विगुणित को अपन 2n से दर्शाते हैं। तो 2n यानी 2 युग्मक मिले तो क्या बने? 2n। मगर यहाँ पर बात ये चल रही है त्रिक संलयन, यानी 3 अगुणितों का संलयन। 3 अगुणित मिलेंगे यानी 2n के साथ में एक n और करते हैं तो बनना है 3n। त्रिक संलयन का मतलब ये है। ये कैसे होता है? आवर्तबीजी पादपों में निषेचन के समय पर ये चीज कैसे संभव है? ये तो सभी जीवों के अंदर संभव है, नर और मादा युग्मक संलयित होंगे, निषेचन में द्विगुणित युग्मनज बनेगा। मगर आवर्तबीजी पादपों में त्रिक संलयन की क्रिया भी एक विशिष्ट प्रकार का लक्षण है जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इस टॉपिक में से क्यों पूछे जाते हैं, किस प्रकार के पूछे जाते हैं, वो तो अपन टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा ही क्यों पूछे जाते हैं। क्योंकि कुछ विशेष प्रकार की चीज हो गई है। निषेचन सभी जीवधारियों में एक बार ही होता है, ठीक है, मगर यहाँ पर 2 बार निषेचन एक्स्ट्रा चीज हो गई ना, खास बात हो गई ना। संलयन की क्रिया 2 अगुणित केंद्रकों में होती है यानी द्विगुणित संरचनाएं बनती है, यहाँ पर त्रिक संलयन है तो ये भी कोई विशिष्ट बात हो गई है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब अपन बात करते हैं कि क्या होता है द्विनिषेचन, 2 बार निषेचन की क्रिया जो होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि आवर्तबीजी पादपों में द्विनिषेचन की क्रिया का अध्ययन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया?
तो एक वैज्ञानिक का ध्यान रखना आपको, नावाश्चिन ने सर्वप्रथम द्विवीय निषेचन, आवर्तबीजी पादपों में द्विवीय निषेचन की क्रिया का अध्ययन किया और किस पादप में किया, यानी किस पादप के ऊपर अध्ययन करते हुए। तो पादप के नाम दो दिए हुए हैं अपने सिलेबस में, एक तो फ्रिटिलेरिया पादप प्लस दूसरा है लीलियम और फ्रिटिलेरिया पादप पर प्रयोग करते हुए सर्वप्रथम नवाश्चिन ने द्विवीय निषेचन और त्रिकसलन की क्रिया का अध्ययन किया था। ये बात है सबसे पहले तो। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं कि द्विवीय निषेचन होता क्या है। तो देखो पिछले वीडियो की कुछ बातें यहाँ पर अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक अंडक जो था उसमें वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका और नीचे क्या था, अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या था, बीजांड। ठीक है, ये बीजांड बनाया अपन ने इस प्रकार से। बीजांड के अंदर क्या था, बीजांड के बिल्कुल बीच में क्या था, भ्रूणकोश या मादा युग्मकोश भी। भ्रूणकोश के अंदर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं ऊपर और 3 कोशिकाएं नीचे, जिनको अंड समुच्चय कहते हैं, जिनमें 2 सहायक कोशिका, एक अंड कोशिका, बीच में द्वितीय केंद्र। ये क्या है, भ्रूणकोश। तो अपन को इस भ्रूणकोश के अंदर पराग नलिका को पहुंचाना था। निषेचन के अंतिम चरण में अपन ने क्या कर दिया था कि यहाँ पर जो परागकण अंकुरित हुए थे उनकी जो पराग नलिका है ये वृद्धि करती हुई कहाँ पर जा रही है, वर्तिका से होती हुई अंडाशय के अंदर जा रही है और अंडाशय से होती हुई बीजांड में बीजांड द्वार वाले सिरे से अंदर जाकर के और भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश कर रही है। और इस पराग नलिका के अंदर क्या थे, 2 अगुणित नर युग्मक थे। ठीक है, दोनों नर युग्मकों को यहाँ पर अंदर लाना है भ्रूणकोश में। तो अपन सीधे आते हैं भ्रूणकोश के अंदर। पराग नलिका जब प्रवेश कर जाती है तो दोनों नर युग्मक जो होते हैं इस भ्रूणकोश के अंदर आ जाते हैं। अब इस भ्रूणकोश में दोनों नर युग्मकों का किस प्रकार से निषेचन होता है, ये इस भ्रूणकोश को अलग से बना रहा हूँ मैं। इसमें 3 कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं, बीच में द्वितीय केंद्रक और नीचे 3 कोशिकाएं थी, वो थी अंड समुच्चय की। इसमें ये अंड कोशिका, ये सहायक कोशिका। अब ये चीज जो है अंदर छोटी दिख रही थी, इसी को मैंने बड़ा बना दिया है कि ये पराग नलिका जो है ये अंदर प्रवेश कर रही है। ये पराग नलिका है और इसके अंदर जो 2 नर युग्मक थे, दोनों नर युग्मक जो होते हैं पराग नलिका अंदर आएगी तो दोनों नर युग्मक जो होते हैं अंदर आ गए हैं। ये अंदर आ गए हैं। हालांकि पिछले वीडियो में लास्ट में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था। अब दोनों नर युग्मक में से एक नर युग्मक जो है, ये एक नर युग्मक जो है ये इस अंड कोशिका से निषेचन करेगा, अंड कोशिका से संलयन करेगा। एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है और इस प्रक्रिया को, एक नर युग्मक और एक अंड कोशिका के मध्य जो संलयन होता है इसको अपन युग्मक संलयन या सत्य निषेचन या प्रथम निषेचन कहते हैं। किसे कहते हैं, ध्यान रखना, एक नर युग्मक और एक अंड कोशिका का जब संलयन होता है, यानी ये केंद्रक जो होता है इस केंद्रक के साथ अंड कोशिका के केंद्रक से जाकर के जुड़ जाता है, संलयन हो जाता है, निषेचन हो गया, तो इस निषेचन को युग्मक संलयन या सत्य निषेचन या प्रथम निषेचन कहते हैं। अब ये बचा दूसरा नर युग्मक। दूसरा नर युग्मक का क्या विषय है, दूसरा नर युग्मक जो होता है ये बीच में क्या है, द्वितीय केंद्रक है ना। द्वितीय केंद्रक क्यों बोला इसे, क्योंकि इसके अंदर 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं। यहाँ पर पहले ध्रुवों पर थे अगुणित केंद्रक, ये दोनों अगुणित केंद्रक इसके अंदर आए। तो ये दूसरा नर युग्मक जो होता है ये इस द्वितीय केंद्रक से जाकर के संलयित हो जाएगा। दूसरा केंद्रक जो होता है द्वितीय केंद्रक से जाकर के संलयित हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 अगुणित केंद्रक तो पहले से थे और एक अगुणित नर वाला हो गया, नर युग्मक वाला बताया था ना मैंने, त्रिक संलयन में 3 का एक साथ संलयन होना। तो 1 2 1 ये बाहर वाला 3 अगुणित केंद्रकों का एक साथ संलयन होता है। तो ये वाली क्रिया जो है ना ये यहाँ पर ये क्रिया कहलाती है त्रिक संलयन। ध्यान रखना, ये त्रिक संलयन है। त्रिक संलयन क्या है, एक नर युग्मक और द्वितीय केंद्रक के बीच जो निषेचन होता है या संलयन होता है उसे त्रिक संलयन कहते हैं, या इसको कभी कभी कुछ वैज्ञानिकों ने दूसरा या द्वितीय निषेचन भी कहा है। ये द्वितीय निषेचन हो गया। बात समझ में आ रही है। अब 2 बार निषेचन आपके समझ में आ रहे होंगे कि 2 बार निषेचन कैसे हो रहे हैं। एक बार तो निषेचन अंड कोशिका और एक नर युग्मक के मध्य हो रहा है और दूसरा निषेचन
दूसरे नर युग्मक और द्वितीय केंद्रक के मध्य हो रहा है। क्लियर, ये है 2 बार निषेचन और त्रिक सलायन भी इसमें साथ में हो गए हैं। टॉपिक छोटा सा ही है मगर अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। अब देखो परिभाषा के रूप में क्या दिया हुआ है, एक नर युग्मक और एक अंड कोशिका के बीच में सलायन को सत्य निषेचन या युग्मक सलायन या प्रथम निषेचन कहते हैं, जबकि एक नर युग्मक व द्वितीय केंद्रक के बीच सलायन को त्रिक सलायन, ब्रैकेट में लिख सकते हैं त्रिक सलायन क्यों हुआ, 3 अगुणित केंद्रकों का सलायन हुआ तब इसे त्रिक सलायन कहते हैं। तो अब द्विनिषेचन की परिभाषा अपन से पूछ ले तो द्विनिषेचन में क्या हुआ, युग्मक सलायन और त्रिक सलायन, एक एक नाम उठा लो इनके, इनका प्रथम नाम ये उठा लो युग्मक सलायन और ये नाम उठा लो। युग्मक सलायन और त्रिक सलायन की क्रिया को सम्मिलित रूप से अपन द्विनिषेचन कहते हैं, क्योंकि त्रिक सलायन भी एक निषेचन है, युग्मक सलायन भी एक निषेचन है। तो द्विनिषेचन और युग्मक सलायन और त्रिक सलायन की क्रिया के सम्मिलित रूप को, दोनों को एक साथ अगर मिला दिया अपन तो इन दोनों को एक साथ अपन क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं, जिसे नवास चिन्ह हो जाता। समझ में आ गई बात यहाँ तक। अब इस निषेचन के फलस्वरूप यानी युग्मक सलायन या सत्य निषेचन या प्रथम निषेचन जो हो रहा है, इस निषेचन के फलस्वरूप क्या संरचना बनेगी, और त्रिक सलायन या जो द्वितीय निषेचन हो रहा है इसके फलस्वरूप क्या संरचना बनेगी, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखो, जब एक नर युग्मक और अंड कोशिका के बीच निषेचन होता है जिसे अपन युग्मक सलायन कहते हैं, तो इसके फलस्वरूप द्विगुणित संरचना बननी है, क्योंकि एक अगुणित और एक अगुणित है। इसके फलस्वरूप बनने वाली 2n यानी द्विगुणित संरचना जो होती है उसे अपन युग्मनज कहते हैं। जब 2 युग्मकों का सलायन होता है तो उसके बाद में युग्मनज बनता है, यानी युग्मक अगुणित है और युग्मनज द्विगुणित है। तो द्विगुणित युग्मनज बना है और ये द्विगुणित युग्मनज ही आगे चल करके भ्रूण के रूप में परिवर्तित होगा, आगे चल करके किसके रूप में विकसित होगा, भ्रूण के रूप में। तो ध्यान रखना, अंड कोशिका और एक नर युग्मक के बीच सलायन से या निषेचन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है और यही द्विगुणित युग्मनज आगे चल करके भ्रूण के रूप में विकसित हो जाता है। यानी जो प्रथम निषेचन जो यहाँ पर हो रहा है ना, ये भ्रूण बनाएगा, अंत में जाकर के भ्रूण बनेगा इससे। जबकि ये जो त्रिक सलायन की क्रिया हो रही है ना, एक नर युग्मक और एक द्वितीय केंद्रक, एक नर युग्मक और द्वितीय केंद्रक के बीच में जो त्रिक सलायन 3 अगुणित केंद्रकों का आपस में सलायन होता है यानी निषेचन होता है, तो इसके फलस्वरूप जो संरचना बनती है, जाहिर सी बात है किस प्रकार की बनेगी, सूत्र गुणिता कितनी होगी उसकी, वो होगी त्रिगुणित 3n, क्योंकि एक n ये और एक n ये, एक n ये, 2n तो इसमें पड़े और एक n बाहर नर युग्मक वाला। तो संरचना जो बनेगी, तीनों को आपस में मिक्स कर दें, एक n एक n एक n, तीनों n को अगर अपन ऐसे मिक्स कर दें तो क्या बनेगा, 3n। 3n को बोलते हैं त्रिगुणित, जैसे 2n को बोला द्विगुणित, वैसे 3n को बोला अपन ने त्रिगुणित। तो बनने वाली त्रिगुणित संरचना जो है ना, उस त्रिगुणित संरचना को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बोलते हैं भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष कहते हैं, ध्यान रखना। तो त्रिगुणित संरचना जो बनती है ना त्रिक सलायन की क्रिया के द्वारा, वो संरचना कहलाती है भ्रूणपोष। पिछले चैप्टर में नाम आ रहा था भ्रूणकोश, तो इसमें भी अपन बोल रहे हैं। देखो ये भ्रूणकोश तो है, ये पूरा ये भ्रूणकोश जिसको अपन मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं, मगर त्रिक सलायन से इस मादा युग्मकोद्भिद के अंदर ही भ्रूणकोश के अंदर जब नर युग्मक आ जाता है तो नर युग्मक इसके द्वितीय केंद्रक से संलयित हो जाता है, तो उसके बाद में जो संरचना बनती है वो है भ्रूणपोष। कोश और पोष में बहुत बड़ा अंतर हो गया है। कोश तो एक बीजांड की एक संरचना है, भ्रूणकोश जो है वो तो बीजांड के अंदर पाए जाने वाली एक विशेष संरचना है जो मादा युग्मकोद्भिद के रूप में कार्य कर रही है। जबकि भ्रूणपोष जो है वो एक पोषक उत्तक है, पोषण प्रदान करने वाला उत्तक है जो निषेचन के दौरान बना है। दूसरा जब निषेचन होता है ना, द्वितीय निषेचन या त्रिक सलायन की क्रिया के द्वारा बनता है, ये कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये वाली चीज बनेगी भ्रूणपोष और यहाँ पर बना भ्रूण। अब अपन को 2 ही नाम ध्यान रखने हैं, एक तो हो गया भ्रूण, एक हो गया भ्रूणपोष। अब इन दोनों में क्या रिलेशन हो गया, देखो नाम से तो बिल्कुल ऐसे पता लग रहा है कि भ्रूण और भ्रूणपोष, यानी एक तो वो चीज हो गई है जो आगे चलकर के बीज में परिवर्तित होगी, और एक वो चीज हो गई है
जो आगे जब चलेगी यानी इसका विकास होगा तो पोषण प्रदान करेगी। यानी भ्रूण जो बना है उस भ्रूण को विकसित होने के लिए इसके विकास में, भ्रूण का जब विकास होता है तो जो पोषण चाहिए ना, विकास की क्रिया के अंदर जो पोषण चाहिए वो पोषण प्रदान कौन करेगा? ये पोषण प्रदान ये भ्रूण पोष ही करेगा। समझ में आ रही है बात? यानी अपन से ये पूछ ले कि आवर्तबीजी पादपों के अंदर जो दोहरा निषेचन पाया जाता है ये एक विशिष्ट लक्षण है। अन्य किसी भी वर्ग के पादपों में, किसी भी जीव में ये इस प्रकार की क्रिया नहीं पाई जाती है कि निषेचन भी दो बार हो। तो ये दोहरा निषेचन आवर्तबीजी पादपों में एक विशिष्ट लक्षण है। यहाँ पर ये पूछ ले अपन को कि 2-4 प्रकार के क्वेश्चन, पहले शुरुआत से अपन बात करते हैं। आवर्तबीजी पादपों के अंदर दोहरा निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप त्रिक्स लाइन जो होता है उससे कौन सी संरचना बनती है? त्रिक्स लाइन की क्रिया के द्वारा भ्रूणपोष बनता है। या ये पूछ ले कि भ्रूणपोष की सूत्र गुणिता बताइए। सूत्र गुणिता यानी कितने केंद्रक संलयित हुए हैं, तो अपन बोल सकेंगे त्रिगुणित। भ्रूणपोष हमेशा त्रिगुणित होता है। अब अपवाद स्वरूप अपन बात करें, अपवाद होता है इसके अंदर आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष जो होता है वो तो त्रिगुणित होता है, क्योंकि वो निषेचन के उपरांत बना है, निषेचन के बाद में बना है। जबकि अनावर्तबीजी पादप जो होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अनावर्तबीजी जो पादप होते हैं ना, जिम्नोस्पर्म पादप, उन पादपों में भ्रूणपोष का निर्माण, इस भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन से पहले ही हो जाता है। इसलिए अनावर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष जो होता है वो अगुणित होता है। क्वेश्चन ये भी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अनावर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष अगुणित होता है, जबकि आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष जो होता है वो त्रिगुणित होता है। ठीक है। अब अपन से ये पूछ ले कि ये दोहरा निषेचन जो एक विशिष्ट लक्षण आवर्तबीजी पादपों में, इसका क्या महत्व है, क्या फायदा है इससे? तो महत्व, एक सीधा सीधा महत्व तो ये बता देंगे अपन। देखो, भ्रूणपोष का क्या कार्य है, वही महत्व है, क्योंकि दोहरे निषेचन से ही तो भ्रूणपोष बना है। एक पहला निषेचन हुआ तब तो भ्रूण बना है, जो एक सामान्य प्रक्रिया है, सत्य निषेचन है, जो सभी जीवों में पाया जाता है। भ्रूण का निर्माण होगा, युग्मनज बनेगा। मगर जो दूसरा वाला निषेचन हुआ उससे जो विशिष्ट संरचना बनी है वही तो आगे चल करके कोई ना कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट देगी। तो त्रिक्स लाइन की क्रिया के द्वारा जो भ्रूणपोष बना है ना दोहरे निषेचन में, वो भ्रूणपोष जो होता है वो परिवर्धनशील यानी विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करेगा। भ्रूणपोष जो है वो एक पोषक उत्तक ही है। इस भ्रूणपोष की कोशिकाओं के अंदर भ्रूणपोष केंद्रक बनेगा। पहले तो त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक बना है, क्योंकि 3 केंद्रकों का संलयन हुआ है। ये भ्रूणपोष केंद्रक जो है ना, आगे चल करके विकसित प्रकार का भ्रूणपोष का उत्तक बन जाएगा पूरा। तो भ्रूणपोष जो एक त्रिगुणित उत्तक है, इसके अंदर बहुत सारे पोषक पदार्थ भरे रहते हैं, और ये पोषक पदार्थ जो होते हैं ये किसके लिए काम के हैं? इस भ्रूण के लिए काम के हैं। जो भ्रूण बनेगा ना, वो भ्रूण विकसित जब होगा तो विकास की प्रक्रिया के दौरान उसको बहुत सारे पोषक तत्व चाहिए, वो पोषक तत्व प्रदान करेगा भ्रूणपोष। ठीक है, बीज बन जाएगा लास्ट में चल करके, तो उस बीज बनने तक उसको जितना भी पोषण चाहिए वो पोषण प्रदान भ्रूणपोष करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये द्विनिषेचन का बहुत बड़ा महत्व हो गया है कि भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक जो है भ्रूणपोष, वो त्रिक्स लाइन की क्रिया यानी दोहरे निषेचन के फलस्वरूप ही बनता है। तो ये अपना आज का टॉपिक अपना पूरा होता है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई है। इसको आप इस प्रकार भी कर सकते हो, शॉर्ट में अपन दोहरे निषेचन की क्रिया को दर्शाएं। तो जैसे अपन को ये कहें, अपन इस प्रकार से बना सकते हैं। आपको नोट्स में मैंने भेज रखा है कि एक नर युग्मक एन अगुणित होता है नर युग्मक, प्लस एक अंडकोशिका अंडकोशिका भी अगुणित केंद्रक वाली है, इसको भी एन कर दिया। इन दोनों में सैलाइन हुआ, तो इस सैलाइन को क्या बोला अपन ने? दोनों में सैलाइन हुआ तो बना क्या? पहले अपन ये लिख देते हैं युग्मनज बना, और युग्मनज आगे चल करके किसमें विकसित हो रहा है? भ्रूण में। इस चीज को अपन ने बोला क्या है? इसको बोला है अपन ने 3 नाम दिए थे ना, वही ये क्या है? इसको युग्मक सैलाइन बोल सकते हैं अपन, इसको या अपन क्या बोल सकते हैं? इसे सत्य निषेचन बोल सकते हैं इसे अपन, ठीक है, या अपन इसे बोल सकते हैं प्रथम निषेचन, इसे प्रथम निषेचन भी कह सकते हैं। ठीक है, एक बार निषेचन तो ये हो गया। दूसरी चीज अपन क्या करें? दूसरा नर युग्मक और है अभी तक, तो एक नर युग्मक एन से दर्शाया अपन ने, प्लस द्वितीय केंद्रक से पता चला है 2 अगुणित केंद्रक है, तो ये कौन सा है? 2n, इसको अपन 2n दिखाएंगे। इन दोनों के बीच में जब सैलाइन हुआ तो क्या बना?
प्राथमिक प्राथमिक बोलेंगे इसको पहले, प्राथमिक भ्रूणपोष, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। ठीक है, अभी तक तो 3 केंद्रक ही तो आपस में मिक्स हुए हैं। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक आगे चल करके जब विकसित होगा तब इसका नाम प्राथमिक भ्रूणपोष बन जाएगा, केंद्रक नाम हट जाएगा। बात एक ही है, कोई खास फर्क नहीं है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बन गया, जो आगे चल करके क्या बनाएगा, प्राथमिक भ्रूणपोष में विकसित हो जाएगा। प्राथमिक भ्रूणपोष बन गया तो इस चीज को अपन ने क्या बोला है, अपन ने इसी को बोला है अपन ने त्रिकसलन, त्रिकसलन या द्वितीय निषेचन। आज समझ में आ रही है। अब इन ये दोनों चीजें एक साथ क्या कहलाती है, द्विनिषेचन। इन दोनों को मिला करके एक साथ द्विनिषेचन कहते हैं। तो आपको नोट्स में इस प्रकार से मैंने एक कोई रिएक्शन टाइप के अंदर दोनों समीकरण बना करके ऐसे भी समझाए हैं। बात एक ही है, थ्योरी में लिखी उस चीज को अपन ने ऐसे भी कर दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज अपने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन भ्रूणपोष के बारे में पढ़ेंगे, यानी इस ये वाला संरचना जो बनी है ना भ्रूणपोष, इसी के बारे में और पढ़ेंगे। भ्रूणपोष क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।